अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं वेलकम आप? टू द क्लास। सर मैंने आपसे इसके बारे में पूछना था। जी जी। सर एक मिनट मैं इसको रन कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। सर ये इसी के बारे में पूछना था मुझे कि ये जो जी ओपन जी, एपीआई है, पूछिए। सर जो आपने मतलब कि जो स्लाइड्स में हमारे पास कोड था उसी को ही मैंने रन किया है इसके ऊपर करके। ओके। सर एक मिनट। जी जी। हाँ, जी सर एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं दिखाओ, पहले बात बताओ फिर उसके बाद देख लेंगे। बताइए पहले इशू। सर ये जो लेक्चर था ना, तो लेक्चर में से जो ओपन एमपीआई वाला था उसके अंदर जो कोड था उसी को मैंने रन किया है। तो ओके सर वो कोड चल रहा है, पर मुझे उसमें से एक चीज जो समझ नहीं आ रही वो मैंने आपसे पूछनी थी। ओके, चले ओके, सर पूछिए। मैं स्क्रीन शेयर करूं? आ, अच्छा, ये ओपन एमपी के कोड की बात है। जी जी। अच्छा, चलो ये कर लें कि अब हम हमारी कल लैब है, उसमें हम यही अ, एक तो हम अपना पिछला रिवीजन वाले पार्ट को करेंगे कुछ हिस्सा, और जी बाकी पार्ट जो है हमारा यही होगा ओपन एमपी का। जो आपके लोगों के क्वेश्चन और सारी चीज हम उसमें कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। सर उसमें ना मुझे वो एक चीज की समझ नहीं आ रही कि वो जो एक मतलब कि आप सर अगर एक दफा देख लें मुझे वो बता दें, क्योंकि अभी बाकी क्लास भी नहीं आई, तो इस वजह से अगर आप मुझे ये बता दें तो थोड़ा सा। इट इज फ्रॉम अवर लास्ट लेक्चर। यस सर, ओपन एमपीआई जो उसका कोड था ना, हाँ, मैं उससे लास्ट लेक्चर रिलेटेड। आपको से क्वेश्चन आप कुछ करेंगे, मैं खोल देता हूँ लास्ट लेक्चर। ओके। सर लास्ट लेक्चर नहीं है। अच्छा जी। ऐसा मैं कोड आपको को, स्क्रीन शेयर कर दूं? ओके लेट मी ओपन लास्ट लेक्चर एंड देन सर सी। लेक्चर नंबर 13 में से। 13 है, ओके। जी सर। ओके, ऑलराइट। सर ये जो कोड था ना, यहाँ पे भी आगे आएगा कोड। जी जी, ये कोड पहली फर्स्ट कोड। हेलो वर्ल्ड जी जी एग्जांपल। सर यही। जी ओके जी। जी जी। तो सर इसमें ये जो सेकंड नंबर की लाइन आ रही है जिसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स और प्राइवेट टीआईडी दिया हुआ है, सर ओके, इस लाइन का मुझे थोड़ा सा बता दें, लाइन अच्छा नंबर 2 का। अच्छा, ओके। अच्छा देखिए, हर कोड सेम कोड रन कर रही है, और वो फिलहाल हमारा कोड मेन में है। अभी बहुत सारे अलग फंक्शन नहीं बनाए, तो मेन का जो ये कोड है, ये ब्लॉक, मेन कहने के बाद जो ये ब्लॉक है, ऑल दी थ्रेड्स विल इसके अंदर दे विल बी रनिंग, सब पे ये कोड डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, जी यहाँ ये लाइब्रेरी इंक्लूड की हमने, वो एमपी ओपन एमपी की, ताकि ये इंस्ट्रक्शंस जो
प्रैग्मा वाली हैं वो इसको समझ सके, कंपाइलर। अच्छा, यहाँ एज यूजुअल सबसे पहले जो भी वेरिएबल आप कोड में इस्तेमाल करते हैं यू डिक्लेयर देम, ये हमने डिक्लेयर किए। इंट टाइप के हमने रखा एक नंबर ऑफ थ्रेड्स, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम नंबर ऑफ थ्रेड्स को प्रिंट करना चाहते थे और हम हर थ्रेड की आईडी को प्रिंट करना चाहते थे, तो हमने इनको डिक्लेयर किया बाहर। ऑलराइट, असल चीज सिर्फ जो ओपन एमपी रिलेटेड जो स्पेशलाइज चीजें हैं वो ये हैं कि कंपाइलर आपके डायरेक्टिव पैरेललिज्म के बारे में अदर देन नॉर्मल कोड इंटरप्रेट कर सके, जिसको पहचानने के लिए ये हैश प्रैग्मा का लफ्ज कंपाइलर के लिए ये डायरेक्शन है कि भाई ये मेरी कंपाइलर डायरेक्टिव है। तो हैश प्रैग्मा आपको इसके तमाम ऐसे कंपाइलर डायरेक्टिव वाली चीजों में हमेशा नजर आएगा, तो हैश प्रैग्मा आ गया पहले। उसके बाद ओपन एमपी की, क्योंकि ये डायरेक्टिव है, कंपाइलर डायरेक्टिव ओपन एमपी के बारे में है, तो ओपन एमपी वालों ने उसके लिए वर्ड ओएमपी रखा है। ओपन एमपी का मतलब कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये जो डायरेक्टिव आगे आएगा ये ओपन एमपी के रिलेटेड है। तो ये हमेशा आप हैश प्रैग्मा ओएमपी जब आप ओपन एमपी यूज कर रहे हैं, जहां पर भी ये स्पेशलाइज डायरेक्टिव आप देंगे वो ये वर्ड हमेशा नजर आएंगे। ओके, इसके बाद मैंने बताया था कि अब आता है डायरेक्टिव, कि क्या आप डायरेक्टिव देते हैं। बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं। एक सबसे बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव जो किसी भी पैरेलल उसमें हो सकता था वो है सिंपल पैरेलल का डायरेक्टिव। नाउ दिस इज ए कीवर्ड, डायरेक्टिव वर्ड्स ये आपको इसके बाद इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई अब मैं जो चाहता हूं अगला ब्लॉक सारे थ्रेड्स जो है मैं जो बताऊंगा जितने भी थ्रेड्स वो इस कोड को पैरेलल में चलाएं। तो दिस इज ए डायरेक्टिव फॉर रनिंग द नेक्स्ट ब्लॉक इन पैरेलल, ये डायरेक्टिव। अच्छा, डायरेक्टिव के बाद मैंने आपको बताया था कि देयर आर क्लॉजेस। कोई भी यहाँ पे डायरेक्टिव मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। एक सिंपल और मेजर डायरेक्टिव पैरेलल है, तो जब आपने ये पैरेलल का डायरेक्टिव दिया, अब ये डायरेक्टिव के साथ कुछ एडिशनल चीजें, जैसे फंक्शन कॉल आप यहाँ करो तो उसके आगे पैरामीटर्स देते हो, इसी तरह इस डायरेक्टिव के आगे क्लॉजेस हैं लाइक पैरामीटर्स, कि अब आप इस डायरेक्टिव के बारे में बता रहे हो कि ये डायरेक्टिव चलाने के लिए क्या क्या चीजें हों। आमतौर पर पैरेलल के डायरेक्टिव में एक बेसिक चीज जो आपको चाहिए, उसमें आपको ये बताना चाहिए कि कितने थ्रेड्स के साथ ये डायरेक्टिव चले। यानी जो मैं ये पैरेलल में चलाऊं इसमें कितने थ्रेड्स एक साथ पैरेलल में चलने चाहिए। नंबर ऑफ थ्रेड्स, तो ये नंबर ऑफ थ्रेड्स हमने मेंशन कर दिए जी। और उसको इन एक सेकेंड। अच्छा, ओके, तो एक तो नंबर ऑफ थ्रेड्स हमें बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स पे ये डायरेक्टिव चले। तो आपने कहा नम अंडरस्कोर थ्रेड्स, ये कीवर्ड्स हैं फॉर क्लॉज, ये आपने कह दिए। उसके आगे ब्रैकेट में बता दिए हाउ मैनी, ये नंबर एट द मोस्ट जिसके जितने आप पैरेलल में कोर्स में चलाना चाहते हो वहां ये नंबर दोगे। यू माइट यूज ऑल द कोर्स, अगर आपका क्वाड कंप्यूटर है तो अप टू 4 यू हैव, तो आप 4 मेंशन कर दें। लेकिन आप कई दफा कम भी मेंशन कर सकते हो कि 8 ऑक्टल था और आपने कहा ओके मैं 4 कोर्स पे चलाना चाहता हूँ, ये भी कर सकते हो। तो आप ये बताते हो कि कितने थ्रेड्स पर या कितने कोर्स पे पैरेलल में ये कोड चले, ब्रैकेट में उसकी तादाद मेंशन करते हो। अच्छा, ये हो गया हाउ मेनी थ्रेड्स शुड रन दिस पैरेलल डायरेक्टिव। उसके आगे होते हैं डेटा टाइप्स जो हमने सीखे थे डिफरेंट, के प्राइवेट
पब्लिक, फर्स्ट प्राइवेट। ओके, इनमें से सबसे मेन जो है वो ये प्राइवेट और पब्लिक है। अच्छा, इसमें प्राइवेट वाले में का मतलब है कि जो आप वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करोगे उसकी इस नाम की, जब सारे थ्रेड्स इस कोड को पैरेलल में चला रहे हैं, हर थ्रेड इस नाम की एक प्राइवेट कॉपी बनाएगा अलग। ये आप कहीं और कर रहे हो तो हम वो लोकल सम और इस तरह के अपनी जगह बना रहे होते हैं डिफाइन करके। ये आपको ऑटोमेटिकली ये प्रोविजन दे रहा है कि अगर आपने इस वेरिएबल को प्राइवेट कहा है और अब ये वेरिएबल जब इस ब्लॉक में इस्तेमाल होगा, ऑल द थ्रेड्स आर रनिंग दिस ब्लॉक और हर एक अपनी एक प्राइवेट कॉपी टीआईडी की बनाएगा और उस पर वर्क करेगा। ठीक, जो प्राइवेट नहीं है कई दफा आप बाय डिफॉल्ट उन्हें वो कर देते हैं पब्लिक, या आप मेंशन कर देते हैं पब्लिक। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मेंशन कर दें। तो हमने ये जो नंबर ऑफ थ्रेड्स वाली चीज है इसे पब्लिक में रखा, यानी ये आप मेन जो थ्रेड है उसको इस्तेमाल करोगे, टीआईडी की हर थ्रेड कॉपी बनाएगा। ओके, अब अगर ये बात हो गई तो ये इसके अंदर हमारे लोकल फंक्शन है, इंटरनल रन टाइम फंक्शन जो हम कॉल कर सकते हैं। रन टाइम लाइब्रेरी के फंक्शन मौजूद है ओपनएमपी में। तो अब ये जो ब्लॉक शुरू हुआ है, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को एंड तक, यहां तक सारे थ्रेड्स ने चलाना है। अब हर थ्रेड इस जगह आ गया, यहां आ गया। हर थ्रेड ने अपने टीआईडी की कॉपी में ये फंक्शन कॉल किया, ओएमपी गेट थ्रेड नंबर। इस फंक्शन का जहाँ क्या यहाँ रोल पे है ये यूज कि होगा उस वहां थ्रेड पर। का जो ये कॉल कर रहा है फंक्शन, जी सर। उस थ्रेड का नंबर इसके टीआईडी में कॉपी हो जाएगा, उस थ्रेड का नंबर। ठीक है, तो इस जी। तरह ये एक टीआईडी में इसकी कॉपी बन गई। अच्छा, अब उसके बाद जब ये कहा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थ्रेड नंबर दिस टीआईडी, तो जब ये इंस्ट्रक्शन रन हुई, ये इंस्ट्रक्शन सारे थ्रेड्स कर रहे हैं। तो हर थ्रेड ने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थ्रेड इक्वल टू, और आगे ये उसका फॉर्मेट है, तो यह टीआईडी। हर एक थ्रेड ने अपना टीआईडी जो इस फंक्शन की वजह से उसको मिला था उसने यहाँ प्रिंट कर दिया एवरी थ्रेड। तो इससे क्या होगा, आपको ये हर थ्रेड का एक प्रिंट आउट मिलेगा। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थ्रेड, यहाँ आएगा 1, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थ्रेड 2, हेलो वर्ल्ड यस सर, फ्रॉम ये रन थ्रेड किया था 0, मैंने जो और इसी तरह ये आ रहा आपको था। प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, ये इसी तरह आ रहा था, रन हो गया था। ओके, अब ये आ गया इफ टीआईडी इज इक्वल टू 0। अब सारे थ्रेड्स के अपने टीआईडी मौजूद हैं। ये वाला काम आप खाली थ्रेड 0 से करवाना चाहते हैं। You don't want all the threads to print total number of threads. Yeah, this is your intention in this program. अगर आप ये करना चाहते हो, अगर आप चाह रहे थे कि सारे थ्रेड टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स को भी प्रिंट कर दें, तो फिर आप ये कंडीशन ना डालते इफ टी आई डी इज इक्वल टू 0, फिर आपको जरूरत नहीं थी। जिस तरह यहाँ पे हर थ्रेड ने अपनी आईडी को प्रिंट कर दिया, इसी तरह यहाँ पर हर थ्रेड जो है नंबर ऑफ थ्रेड्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स को प्रिंट कर देगा। अच्छा, इसके साथ अगर आप चाहते हो कि कोई एक थ्रेड जो है वो ये काम करे, इस केस में हम ये प्लान कर रहे थे कि थ्रेड 0 ये काम करे, तो इसलिए हमने ये कंडीशन डाली इफ टीआईडी इज इक्वल टू 0 देन ओपन ओएमपी गेट नंबर ऑफ थ्रेड्स, ये फंक्शन कॉल की, it will return the total number of threads which are in use in parallel। उसको असाइन किया इस n थ्रेड को, इस वेरिएबल को, और फिर आपने ये प्रिंट कर लिया थ्रेड। तो आपने ये किया कि हर थ्रेड से उसकी आईडी प्रिंट करवाई और थ्रेड नंबर 0 से टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स प्रिंट करवाई। ये इस कोड में हम कर रहे हैं। जी, अब क्वेश्चन पूछो। सर बस ये पूछना था, मेन मसला मुझे ऊपर आ रहा था उसका, नंबर ऑफ थ्रेड 4 जिसमें लिखे हैं सर, पूरी 2 लाइन है, ईच थ्रेड गेट्स प्रिंट, वो वाला।
सर इसके जो बाकी जो 2 प्रोग्राम थे वो भी मैंने एज इट इज ही प्रिंट किए हैं, पर उसका अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं उसमें, मतलब कि अगर वहाँ पे एक जगह पे अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस मतलब ना लगाऊं तो चल जाता है प्रोग्राम, पर जो उनसा आपने मतलब स्लाइड्स में से देख के मैंने किया उसमें कर्ली ब्रेसेस हैं, पर वो लगाती हूँ तो फिर नहीं चलता, एरर देता है वहाँ पे, अच्छा उसका ही एरर दे रहा है। अच्छा, वो लॉजिकली हम कर्ली ब्रैकेट्स हमेशा पेयर लगाते हैं। अब देखो, जी जैसे जी अब हो सकता है किसी स्लाइड में कोई कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर भी एरर हो सकती थी। एक स्टैंडर्ड जो तरीका सी का है, इसमें कोई ओपन एमपी का रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट जी हमने सर। उस हिसाब से लगाने हैं। हो सकता है किसी स्लाइड में यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट मिस हो जाए, लेकिन हमें हमेशा से पता है सी और सी प्लस प्लस के लिए जो कर्ली ब्रैकेट के रूल्स हैं दे आर सेम, एक्सेप्ट एक बात सिर्फ हमें इसमें एडिशनल जहन में रखनी है जो मैं अभी बता रहा था। लेट्स यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, अब हमने मेन, हर चीज एक ब्लॉक में होती है सी सी प्लस प्लस में। मेन के साथ आपने ये स्टार्ट किया है, समटाइम्स पीपल पुट इट हियर, वो ज्यादा विजिबल होता है, यहाँ स्लाइड में डालने की वजह से इधर डाल, चलो इसका ये ब्रैकेट है। इट हैज टू बी क्लोज्ड इन द एंड, जब मेन खत्म इन होगा, हमें ये जी ख्याल रखना है। ओके, अब हमने एक चीज, ये एक जब कमांड सर इस्तेमाल करते हैं, पेयर में ही आ रही हैं वो सब। इसके लिए जरूरी है कि एक हमारे ओपन एमपी के लिहाज से सिर्फ ये जरूरी है कि जो ये जहां ये कमांड है ना, इसके आगे जो जो एक फर्स्ट ब्लॉक है, यानी इसके आगे जो आप स्टार्ट करली ब्रैकेट कर रहे हो, इस करली ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंड करली ब्रैकेट जहां मैंने कमेंट लिखे हैं, ये जी सर। ब्लॉक, ऑल दीज थ्रेड्स जो इसके हैं, ऑल ऑफ देम विल बी रनिंग दिस ब्लॉक इन पैरेलल। इससे बाहर का कोड, यानी इस ब्लॉक से आगे का कोड जो होगा, वो पैरेलल में इसके कंट्रोल में नहीं होगा, इस पैरेलल कमांड के कंट्रोल में नहीं होगा। दैट विल बिकम अ सीरियल पार्ट ऑफ द कोड। यानी अगर ये कर्ली ब्रैकेट यहां से शुरू हुआ, 4 थ्रेड्स विल रन दिस कोड इन पैरेलल, उसके बाद जैसे ही ये खत्म हुआ, अब यहां पे फिर सीरियल कोड शुरू हो जाएगा। इट विल बी बैक टू मेन, मेन के थ्रेड 0 के कंट्रोल में यहां से आ जाएगा इसके बाद से, इससे पहले सारे थ्रेड्स यहां मौजूद होंगे। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट है ये ब्लॉक, कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद इमीडिएट जो स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक है वो ओएमपी के तमाम थ्रेड्स पैरेलल में चलाते हैं। ये हमें इंपॉर्टेंट बात, नई बात है इसके लिए। अच्छा, अब देखें हम पेयर करने लगे, तो फिर इसको हमने यहाँ शुरू किया इस ब्लॉक को, फिर ये इफ को हमने यहाँ शुरू किया, ये जस्ट फॉर दिस कोड, तो इफ का कॉरस्पॉन्डिंग इधर डाल दिया, इससे फौरन बाहर ये वाला था, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इधर डाल दिया, उससे बाहर ये था, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इधर डाल दिया। अच्छा, ये क्या इंपॉर्टेंट है इस ब्लॉक का, अगेन शुरू के बाद जो यहाँ वो जगह है, एट द एंड ऑफ द पैरेलल ब्लॉक, यहाँ पैरेलल ब्लॉक आपका एंड हो रहा है, और ऑल थ्रेड्स विल ज्वाइन द मास्टर थ्रेड। जैसे बैरियर, पहले हम बैरियर इंस्ट्रक्शन लिखते थे, अब हमने नहीं लिखी, दिस करली ब्रैकेट इटसेल्फ इज सेइंग स्ट्रक्चर ब्लॉक इज फिनिश्ड, और ये बैरियर के सारा काम ये करता है। हमने बाद में सीखा है कि रेड्यूस का जो एंड है वो भी इस जगह हो रहा है, यानी वो जो सब लोकल रिजल्ट्स को इकोमुलेट करने का काम था वो भी इसी ब्रैकेट पर होता है ऑटोमेटिकली। एंड टर्मिनेट, after that only master thread will survive to continue with the serial part before next parallel region। जो मैंने आपको बताया था कि आपका कोड हमेशा मल्टीपल, ये कि आप सीरियल चला रहे होंगे, मास्टर थ्रेड होगा शुरू में, आप हो सकता है कि अच्छा एकदम से पैरेलल इंस्ट्रक्शन कॉल ना करें, सीरियल काम करें, फिर ये पैरेलल आपने कॉल की तो थ्रेड्स पैरेलल में चल गए, फिर उस स्ट्रक्चर ब्लॉक के बाद फिर ये सीरियल पार्ट शुरू हो गया, फिर पैरेलल आप एक और पैरेलल कॉल करोगे, तो 4 में हो सकता है वो 4 में कॉल किया, फिर सीरियल, फिर पैरेलल, तो कंट्रोल कीप्स कमिंग बैक टू द मेन फॉर सीरियल। इमीडिएट पैरेलल के बाद जो स्ट्रक्चर ब्लॉक होता है, ओनली दैट रन्स इन पैरेलल। ठीक, तो वो यहाँ पर जी अब सर। ब्लॉक्स हैं हमारे, यहाँ पे जो पड़े हुए हैं ये, इस पे यहाँ पर सिर्फ हम ये दिखाया है कि अभी ये जो थ्रेड्स थे जो ये चीज चला रहे थे ये चले। अगर आप इसमें, मैंने आपको सिखाया था कि अगर इसके अलावा एक बड़ी पावरफुल हमारे पास डायरेक्टिव है रिडक्शन का, तो अगर आप रिडक्शन का यहाँ नंबर ऑफ थ्रेड्स के अलावा रिडक्शन भी डाल दो, तो जहां ये एक स्ट्रक्चर ब्लॉक है जो मैं आपको बता रहा था, जहां ये खत्म होगा वहां हर थ्रेड ने सम के लोकल
सम का अपना वेरिएबल डिफाइन करेगा लोकल, उसमें अपने पीसेस के सम बनाएगा, और ये जहां ब्लॉक खत्म होता है वहां वो उनके ग्रेड सम बना लेगा, सम ऑफ ऑल लोकल सम्स। वो जो हम करते थे रिडक्शन का ऑपरेशन और जगहों पर, जब हमने थ्रेड के बेस पे किया था तो हम उनको बड़ा बारी बारी ऐड कर रहे थे, उसकी जगह इसने ये काम भी इस ब्लॉक के एंड पे ऑटोमेटिक कर दिया। ये इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग इन दैट वे कि आपके रिडक्शन के ऑपरेशन को भी कर दिया, बैरियर के ऑपरेशन को भी कर दिया, थ्रेड्स की टर्मिनेशन के काम को भी कर दिया, जो हमने पहले एक एक करके सीखे थे। ठीक है ना? तो ये इसके अच्छा, अब आप कह रहे हो कि किसी कोड में कहीं पे ये ब्लॉक कहीं है, ये मिस हो गया, ये दैट वी डोंट वरी, और आप सर उसको मैंने लगाती हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगाती हूँ तो प्रोग्राम को एरर दे रहा है, और अब अगर मैं उसको हटा कर चलाऊं तो फिर तो रन कर जाता है प्रोग्राम। अच्छा चलिए, वो वी विल लुक थ्रू योर कोड्स ड्यूरिंग अवर लैब क्लास, लेकिन आपको जब तक के इसकी अप्रोच रीजन ब्लॉक्स के होने, कर्ली ब्रैकेट के डालने की रीजन पता है, तो अभी आप हमने यहाँ तक इसको कर लेते हैं, और फिर हम जो हम करते भी हैं कि जब हम क्लास लैब में करेंगे तो विल गो थ्रू द लाइन बाय लाइन कोड। अगर आपका ब्रैकेट हटाने से वो ठीक हो रहा है और आपको उसकी इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आ रही है, वी विल गो थ्रू दैट कि वो क्यों लगाने और हटाने से ठीक और वो हो रहा है। ठीक है जी सर। Alright? तो सर वो आप फिर कल देखेंगे लैब में? जी जी, कल की लैब हमारी इसके बारे में, अदर देन कि हमारा थोड़ा सा जो रिवीजन का एक पार्ट रह गया था, हमने सारा चीजें रिवाइज कर ली थी, अब आखिरी रह गया था कि उन सबको एक स्टैंडर्ड तरीके से हम क्यूडा सी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आपको शुरू के हिस्से में वो डिस्क्राइब कर दूंगा। फॉर दोज पीपल हु हैड लैग बिहाइंड, हम रिवीजन शुरू की थी हमने, तो हम वो पोर्शन शुरू में करेंगे, और फिर जैसा मैंने आपको असाइन किया हुआ है उसके बाद वी विल स्टार्ट अप विद दिस। आपके मैंने असाइन कर दिए हैं, हम उसको देखेंगे, जो लोग कर चुके हैं हम उसको देख लेंगे, जो नहीं कर चुके या जिनके क्वेश्चन है या इनकी डिफिकल्टी है हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, और फिर वो उसको ठीक कर लेंगे, और फिर हम टुवर्ड्स द एंड देख लेंगे, जिस तरह हम हमेशा लैब में करते हैं। ठीक है जी सर। ऑलराइट, थैंक यू सर। ऑलराइट, वेलकम। Any other questions about OpenMP by the other students, please? No question about OpenMP? अच्छा, ओके, चले अब हम आज का जो हमारा था एजेंडा, ओके लेट्स इसको हम प्रोड्यूस कर लें। ओके, इसको कर लेते हैं और इसको ऑलराइट। गुड और बैड न्यूज व्हाटएवर, हमने प्रोग्राम इस कोर्स के शुरू में we started with the software aspect. This course had two major parts, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि पुराने ज़माने में देयर वर क्लियर बाइफिकेशन कि ये सॉफ्टवेयर ओनली वाले लोग हैं, इनको तो सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखना आती है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कंप्यूटर हार्डवेयर, और बस and those people used to come from different backgrounds, as probably you will see कि उस टाइम में people came from history, geography, whatever area, got into software writing and became very good programmers and very successful people into computer science. अच्छा, दूसरी तरफ हमेशा से वो वाले लोग रहे हैं, अभी भी हैं, कि वो कहते हैं यार हमें तो तारे जोड़ना और फिजिकल कार्ड्स और ये डब्बों का पता है, हमें नहीं पता ये चीजें काम कैसे कर रही है एज फार एज द प्रोग्राम इज कंसर्न। ये प्योर हार्डवेयर थिंकिंग वाले लोग हैं। अच्छा, एक तो प्रेजेंटली इन द वर्ल्ड फॉर ऑल एरियाज दैट बाइफिकेशन हैज नो मोर इज नो मोर ट्रू। आप देखोगे इन ऑल एरियाज when you want to do anything meaningful, और वो डीप लर्निंग के एरिया में हो जो बड़ा हॉट एरिया है, आप एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, आप आईओटी का काम कर रहे हो, हर एरिया में आपको दोनों नॉलेज चाहिए,
और उन्हें इंटीग्रेट करने की जरूरत है। अगर आपके पास बेसिक्स ऑफ दोनों नॉलेज नहीं है और उन्हें आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेक एनीथिंग एज ए टोटल सिस्टम। तो एक तो हम एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट हमें ये चीज का एहसास होना चाहिए कि हमें अपने आप को उस सेंस में हम अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। ओके, तो एक तो सारे एरियाज में ऐसा हो गया है। हमें आप अगले सेमेस्टर में हम लोग आईओटी और डीप लर्निंग और इस तरह की चीजें करेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, और आप देखोगे कि बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। आपको आर्किटेक्चर का भी पता होना चाहिए और ये, बट इन एनी केस पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड वालों को तो बहुत टाइम से ये दे हैड स्विच टू दिस, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा इस मामले में आगे थे टाइम के हिसाब से पैरेलल वाले। तो इनके लिए तो ये इशू इसलिए भी था कि देयर वर पैरेलल में ये था कि देयर आर स्टिल एंड दे वर नॉट सो एफिशिएंट ऑटोमेटिक कंपाइलर कि आप उसको एक सीरियल कोड दे देते और वो बहुत क्योंकि आप पैरेललिज्म में तो आप एफिशिएंसी चाहते हो, हाई स्पीड, और वो एक बहुत अच्छा पैरेलल आपको कोड टू द आर्किटेक्चर मैपिंग दे देता। ये स्टेज पहले भी नहीं था, अभी भी वो स्टेज नहीं है। तो हमेशा पैरेलल वाले प्रोग्राम्स को जब लिखते हैं तो वो नीचे जो उसकी हार्डवेयर का स्ट्रक्चर है उसको भी जहन में रखते हैं और फिर अपने प्रोग्राम में उन चीजों को कैटर करते हुए सॉफ्टवेयर लिखते हैं। हाँ, आप ये करते रहे हो पिछले उसमें जब आप क्यूडासी लिख रहे थे, आपने देखा इसमें कितने थ्रेड्स हैं, उन थ्रेड्स की तादाद क्या है, उनकी मैपिंग की क्या, इसके उनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। दे वर लाइक योर कोर्स और स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स। अब आप उन प्रोसेसिंग यूनिट्स की तादाद, उनकी ग्रुपिंग, उनके ब्लॉक्स, उनका यूटिलाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन सारा समझते हुए कोड लिख रहे थे। इस तरह नहीं था कि आपने कहा मुझे तो नहीं पता कि ये क्या स्ट्रक्चर है, क्या थ्रेड्स हैं, क्या कोड, और मैं लिख रहा हूँ। इसलिए इन एनी केस पैरेलल प्रोग्रामिंग वाले हमेशा स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तब एफिशिएंट कोड लिख पाते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट। अभी हमने जितने भी आपने कोड लिखे, आपने देखा कि क्यूडासी लिखते वक्त जीपीयू की स्ट्रक्चर को आपने जहन में रखा, ओपन एमपी लिखते हुए आपने मल्टी कोर के स्ट्रक्चर को जहन में रखा, एमपीआई को लिखते हुए आपने मल्टी कंप्यूटर क्लस्टर को स्ट्रक्चर को जहन में रखा और हमने बात की। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैरेलल के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, दे शुड नो रेलेवेंट पैरेलल आर्किटेक्चर्स आल्सो। तो हमने अभी तो एज ए प्रोग्रामर जस्ट फॉर यूजिंग हमने उनको देखा था। अब हम रिमेनिंग नहीं, नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स हमारे उन आर्किटेक्चर्स को जिसका हमने पहले सरसरी जिक्र करके कोड में यूज कर लिया था, थोड़ा सा उन आर्किटेक्चर्स को जो पैरेलल के आर्किटेक्चर्स हैं, हम थोड़ी डिटेल में उनको देखेंगे और समझेंगे कि वो कैसे पैरेलल है, किस तरह बनती हैं और कैसे यूटिलाइज हो सकती हैं। तो हमारे नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर फॉर द आर्किटेक्चर्स ऑफ पैरेलल है। तो इसमें कुछ एक चेंज ऑफ पेस भी हो जाएगा कि कंटिन्यूसली कोड वन, पहले क्यूडासी, फिर ओपन एमपी, फिर एमपीआई, वो आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे होगे इस प्रोसेस में, और साथ साथ आप उनके बैकग्राउंड में जो आर्किटेक्चर्स थी उनको भी समझ रहे होगे। देयर इज स्लाइट चेंज ऑफ पेस और कंटेंट के स्टाइल में एक वेरिएशन होगी। आई होप के दैट शुड बी ए गुड चेंज फॉर यू गेटिंग आउट ऑफ कोड फॉर सम टाइम। ओके, तो अब हम जब पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं तो हम दो तरह की आर्किटेक्चर सीखेंगे इसके अंदर। एक इम्प्लिसिट पैरेलल आर्किटेक्चर्स है और एक एक्सप्लिसिट पैरेलल आर्किटेक्चर। वी विल लुक एट एट ए फर्स्ट लेवल, हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम इसकी डिटेल देखते हैं कि इम्प्लिसिट से मुराद ये है जो मैंने अभी बताया था कि उस लेवल तक कि जैसे कि हमारे हम कहते हैं कि भाई पैरेलल में अभी इतने एफिशिएंट कंपाइलर नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली एक सीरियल कोड लिखो और वो उसको पैरेलल कर दे। इम्प्लिसिट
जो लो लेवल के पैरेललिज्म है, जो चिप ने अपने अंदर बिल्ट किए हैं, उन्होंने इस ऑप्शन को दिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई एंड पैरेललिज्म नहीं है या लार्ज स्केल पैरेललिज्म नहीं है। लो लेवल पैरेललिज्म में उन्होंने इस ऑप्शन को यूज किया है। तो हम किसी हद तक ये ऑप्शन देखेंगे कि इसमें ये होगा कि पैरेललिज्म इज इम्प्लिसिटली बिल्ट इनटू द चिप। चिप के अंदर स्केड्यूलर या कंपाइलर के अंदर स्केड्यूलर और वो बना हुआ है। कोड लिखने वाला एक सीक्वेंशियल कोड लिख रहा है और वो ये होप कर रहा है कि somebody else will take care of converting it into a parallel code and run it on the architecture। ये वो वाला डोमेन है। लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर लार्ज स्केल बिग पैरेललिज्म ये ट्रू नहीं हो पाता। तो फिर हमें एक्सप्लिसिटली एज ए प्रोग्रामर सोच के कि यार ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस तरह पार्टीशन कर लो, इधर भेज दो, उधर भेज दो, एक्सप्लिसिटली एज ए प्रोग्रामर करते हैं। तो बेसिकली इम्प्लिसिट फॉर नॉर्मली बिल्ट इन चिप्स के लेवल का, और एक्सप्लिसिट फॉर बिगर सिस्टम, मल्टी नोड्स, क्लस्टर्स एक्सेट्रा, या इस डोमेन में इसको देखा जाता है। ये दो है जो हम सीखेंगे। तो टू स्टार्ट विद दीज आर्किटेक्चर्स, हम जो आपको वी स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग यू हैव ऑलवेज बीन फेमिलियर और लिसनिंग टू, वहां से हम स्टार्ट लेंगे और फिर उसको बिगर लेवल पर ले जाएंगे। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन many a times, depending on how much time you have spent in computer science or computer engineering, कि ये एक हमेशा से ट्रेडिशनल वॉन नॉर्मन आर्किटेक्चर रही है, जो हमेशा जब हम सीक्वेंशियल कोड लिखते हैं तो ये वो आर्किटेक्चर है जो बैकग्राउंड में हमने अस्यूम की हुई है और जिसके अराउंड आप सीक्वेंशियल कोड लिख रहे हो। All of you are familiar with von Neumann architecture? हेलो हेलो, हाँ क्यों भाई, बोलिए। आपने वॉन नॉर्मन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा या सुना है पहले? नो सर। नहीं, अच्छा ओके, चले कोई इस नो बिग डील। इट्स वेरी वेरी जो हमारा बेसिक, हम बिल्कुल हर चीज आपको जब सिखा रहे हैं तो हम कोई बिग अजम्पशंस नहीं ले रहे। दिस इज द स्टार्टिंग बेस ऑफ फर्स्ट सीक्वेंशियल प्रोग्राम के लिए आर्किटेक्चर जो है। जब आप लिखते थे सी प्लस प्लस जावा, कोई भी लिख रहे हैं, जो सीक्वेंशियल कोड्स हैं उनमें लास्ट आई डोंट नो वॉन नॉर्मन 30 40 50 जितने भी ईयर्स पहले ये आर्किटेक्चर का मॉडल दिया था। हमेशा दिस हैज सर्व्ड अस नाइसली फॉर सो लॉन्ग, जब तक के अब हम इस आर्किटेक्चर से डेविएशन हुई है जब हम पैरेलल पर आए हैं, तब हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूट पर आए तो ये हमने की। अदरवाइज सारे टाइम इस आर्किटेक्चर ने हमें बहुत नाइसली सर्व किया है। इट हैज बीन ए गुड हेल्प फॉर अस। ओके, ये क्या है? वॉन नॉर्मन ने कहा कि प्रोग्रामेबल सिस्टम्स बनाने के लिए ये चार हिस्से हमें होने चाहिए एक आर्किटेक्चर में। मेमोरी, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस और कोड डाल दें, कंट्रोल यूनिट, और उस कंट्रोल यूनिट के साथ ही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो प्रोसेसिंग सिस्टम का हिस्सा है, और इनपुट एंड आउटपुट। या डायग्राम में हम देखते हैं कोई भी प्रोग्राम आप जब लिखने लगते हो तो ये मेमोरी के अंदर आप उस प्रोग्राम के डाटा को डालते हो और उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को डालते हो। ओके, मेमोरी में आप यहां अपना कोड लिखोगे, ये आपका कोड है, जो भी सी वगैरह में आप लिख रहे हो या लो लेवल मेमोरी में लिख रहे हो, और इस कोड का ही रिलेटेड डाटा भी मेमोरी में मौजूद है। यहाँ डाटा है इस कोड का, जो आपने किसी इमेज को या किसी अरे को जिसको भी प्रोसेस करना है वो भी मौजूद है। ये इंस्ट्रक्शंस है। तो एक आपको मेमोरी चाहिए जहां पे कोड की इंस्ट्रक्शंस और आपके डाटा का इंफॉर्मेशन स्टोर। इस मेमोरी से आपका जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम ये ब्लैक यूनिट बॉक्स देखते हैं,
उसमें दो हिस्से हैं मेजर फंक्शनली, जो सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक है कंट्रोल यूनिट, इसको समटाइम्स हम शॉर्ट में CU भी कहेंगे अपने आइंदा कंट्रोल यूनिट, और एक है ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको बाद में इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम PE का लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगे एट लेटर फेज। अभी जब पैरेललिज्म की तरफ जाएंगे तो इसके लिए एक वर्ड पैरेललिज्म वाले PE यूज करते हैं। पहले बेसिक सीक्वेंशियल सिस्टम वाले इसके लिए ALU ही कहते रहे, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑल ऑफ यू नो इट हैज दैट काइंड ऑफ थिंग के जी इसको आप ये ऐड कर देगा, दो इनपुट्स दे दें, एडर बना हुआ है, आप उसको क्या ऐड कर देगा, दो इनपुट्स दे क्या सब्ट्रैक्ट कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। इस तरह या एक्सक्लूसिव और शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो असल में एग्जीक्यूशन का पार्ट है जहां पर आप ये काम करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सक्लूसिव और। दो ऑपरेंड्स आपको यहाँ पर या आपके लोकल रजिस्टर से, जो इसके अंदर यहाँ रजिस्टर मौजूद है, या अक्सर हम कह रहे हैं यहाँ इस केस में लेट्स से मेमोरी से, यहाँ पे आपके ऑपरेंड्स आएंगे। लेट्स से मेमोरी से वो चीजें डाटा की, ये डाटा की वो चीजें जो आपने इस्तेमाल करनी है इस यूनिट में, वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। और ये जो है ये काम करता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह, ये इसके ऑपरेशंस कहलाते हैं कि हम ये ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये आपका यूनिट ये ऑपरेशंस कर रहा है। इधर ऑपरेंड आते भी हैं फॉर इनपुटिंग, और बाज दफा जब आपने ऐड किया उसका रिजल्ट स्टोर करना है तो वापस भी जाते हैं, इसलिए एरो टू वे है। ऑपरेंड्स का आना और जाना, और इसके ये काम करना ALU का काम है। अब हम कह रहे ALU को अगर हम कहते हैं ऐड तो वो ऐड कर देता है, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट कर देता है। कौन कहता है उसको ये करो? वो इधर से इसको इंस्ट्रक्शन आती है, इसको ये कहा था, ये कंट्रोल यूनिट इसको कहता है कि भाई ऐड, ये ऑर्डर इधर से आता है कंट्रोल यूनिट से, इसका नाम भी है कंट्रोल, ये इसको कंट्रोल करता है। डाटा इधर से आता है और कंट्रोल यूनिट ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन इधर से आती है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, स्टोर, रीड, तो वो इधर से आती है। इधर ये कैसे जनरेट होती है? आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन आपने एक लाइन में आप लिखते हैं कि ओके लेट्स से ऐड टू वैल्यूज और समथिंग, तो उसमें शुरू के हिस्से में जहां वो कह रहा होता है ऐड और फिर कहता है टू वैल्यूज, तो उसका जो दो हिस्से हैं, एक हिस्सा उसका है ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये पार्ट, ये वो एक्टिविटी जो हमें चाहिए। तो कंट्रोल यूनिट डिकोड्स दिस पार्ट के इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ये कंट्रोल यूनिट करता है, और इंटरप्रेट करने के बाद इसको हुक्म देता है। इसके लिए जो यहाँ पे डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन है वो फिर ये मेमोरी से ये फेच करता है और स्टोर करता है, ये डाटा के बारे में इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल यूनिट इज द थिंग which interprets the instruction, decodes it and tells it. तो किसी बार दफा लोग इसको डिकोडर भी कहते हैं कि डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन। ओके, अब ये हमारा CPU का काम पूरा हो गया वॉन न्यूमैन मशीन में, सिंपल में, सिवाय ये रह गया कि समटाइम्स इस केस में हमने डाटा सारा इन और आउट मेमोरी लेवल पे किया है। समटाइम्स प्रैक्टिकल लाइफ में यू माइट नीड टू एक्वायर डाटा फ्रॉम आउटसाइड। एक इमेज को प्रोसेस करना है, किसी डिवाइस या कैमरे से वो इमेज जनरेट हो रहा है, तो आप उधर से इनपुट सिस्टम में लाओगे और उसको प्रोसेस करोगे, या वो इनपुट को यहाँ ला के आप पहले मेमोरी में डालोगे। यानी ये जो इमेज है, आप कई दफा हम प्रोग्राम लिखने के लिए उसको रैंडम जनरेशन से फिल कर देते हैं इमेज को, एक्चुअली इट विल बी सम एक्चुअल इमेज फाइल जो आप या हार्ड डिस्क से रीड करोगे IO, या आप आउटसाइड वर्ल्ड किसी कैमरे की इनपुट लेके इसमें लाओगे। तो आपको बाहर से इनपुट लाएंगे तो इनपुट की पोर्ट्स होनी चाहिए। कई दफा आप अपने रिजल्ट्स को या प्रिंट कर रहे हो या डिस्प्ले कर रहे हो, या कोई रिजल्ट को किसी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, किसी चीज को ऑन ऑफ करना है,
तो आउटपुट। तो आपको इसलिए एक्सटर्नल वर्ड से इंटरैक्ट करने के लिए आईओ पोर्ट्स की जरूरत होती है, इनपुट और आउटपुट। तो बेसिक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ प्रोग्रामिंग वेल नोन दिस वॉन नॉर्मन मशीन, जो हमेशा से आपके सीक्वेंशियल प्रोग्रामों के बैक पे कॉन्सेप्ट में रही है, वो ये है। ओके, इस पूरे को आप सीपीयू कह लेते हो, और इसके अलग अलग यूनिट को सीयू एंड एएलयू या सीयू एंड पीई, जो हम बाद में कहेंगे। ऑलराइट, इज दैट ओके? You understand von Neumann model basic, all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. अब हम इसको लेके, ये हमारा सिक्वेंशियल मॉडल था जिस पे हम पहले प्रोग्राम लिखते हैं। अब भी जब सिक्वेंशियल मोड में चले जाते हैं तो यही काम एक आ रहा होता है। अब हम देख रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं एज ए पैरेलल पीपल, वो क्या काम कर रहे हैं। पैरेलल वालों का अप्रोच ये है, ये सीरियल कंप्यूटिंग को पिक्चर में मैंने दिखा दिया, जो अभी वॉन नॉर्मन मॉडल पर जब आपने प्रोग्राम को चलाते हैं तो आपके ऑलराइट, ओके, आई डोंट हैव टू रिमाइंड कि आप अपनी अटेंडेंस वाले पार्ट को पैरेलल में जो हमारा चैट का है, फॉर ईच सेशन जो हम कंडक्ट कर रहे होते हैं, काइंडली उधर अपना रोल नंबर और नेम जरूर एंटर करते रहें, क्योंकि वो जो अटेंडेंस वाले लोग हैं वो उसको बाद में बैठ के करते हैं। ठीक, अभी जो हमने सीक्वेंशियल आर्किटेक्चर वॉन नॉर्मन का मॉडल देखा, उसको प्रोग्राम वाइज अब हम देखेंगे वो कैसे काम करता है। ये सीरियल कंप्यूटिंग थी, सिंगल सीपीयू, उसका मेन बात क्या है कि इट हैज ए सिंगल सीपीयू, ये इसकी मेन बात है। तो फिर ये क्या करते हैं, हम इसमें क्या कर रहे होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम दी, हियर इज अ प्रॉब्लम, सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एडिंग ऑफ टू अरेज और मूविंग ऑफ ए automated vehicle from point A to point B, or lot of things, okay? Solving of a differential equation, something like that. तो आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई, आप अपने प्रॉब्लम को ये सोचते हुए कि मेरे पास वाहिद तरीका इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो कोड में लिखूंगा किसी हाई लेवल लैंग्वेज में, मैं उसको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के इरादे को इंस्ट्रक्शन लेवल पर एक्सप्रेस करना है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था। अब आपने उसको, हमने पहले कई दफा ये बात डिस्कस की है, आप डिजाइन करते हो और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो और फिर उसके इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन लेवल पर अपने इरादे को जाहिर करते हो। तो इंस्ट्रक्शंस आर बेसिकली टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप अपने प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करते हो इंस्ट्रक्शंस लेवल पर। क्योंकि आपका सीपीयू एक है तो आप वन स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पहले क्या करना है सीपीयू को बताते हो, फिर सीपीयू ने क्या करना है, फिर सीपीयू ने क्या करना है। तो ये वाले मामलात अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, ये मैं अच्छा एक सेकेंड के लिए मुझे प्लीज ब्रेक दे। अच्छा अच्छा,
ओके, हाँ, हेलो हेलो, यस सर। जी जी, आई एम सॉरी, इट वाज Yes, sir. अर्जेंट कोई MYU बात नहीं related सर। thing. Otherwise, I don't normally disturb my class, but it was something कि हमारी हम next semester में we are planning to inshallah start our a separate degree in cyber security, और वो HEC के उनको साइन लेके जाने थे, तो हम उसके लिए सॉरी फॉर हम फॉर योर It's okay, sir. कोई बात नहीं। ओके। इट्स ओके। ऑलराइट, तो इसमें हम कह रहे हैं अपने प्रॉब्लम को हम ब्रेक करेंगे, इंडिविजुअल स्टेट करेंगे, इंडिविजुअल सेक्शन में एक स्ट्रीम होगी हमारे पास, क्योंकि एक सीपीयू है, इसको बताना है हमने बारी बारी, ये करो, तो हम अपने प्रॉब्लम को ब्रेक करके सीक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शन में डाल के इससे काम करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास आर्किटेक्चर ये वाला है, वी आर फोर्स टू डू दिस वे, हम करते रहे हमेशा, अब तक यही करते हैं। अच्छा, पैरेलल वालों ने एफिशिएंसी की जरूरत थी, दे वांटेड टू डू थिंग्स मच फास्टर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वी विल यूज मैनी सीपीयूज, जो अभी मैंने वॉन नॉर्मन में देखा था सीपीयू, उन्होंने कहा हम बहुत सारे सीपीयूज इस्तेमाल करेंगे अपने उसमें, ओके, और हर सीपीयू के लिए हम अलग स्ट्रीम लाएंगे। ये प्रॉब्लम जो थी हमारी मेन पहले ये थी, ये पूरी प्रॉब्लम थी। पहले हमने प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर लेवल पर, पार्टीशनिंग का जो वर्ड हम इस्तेमाल करते रहे हैं जब हम प्रोग्राम लिख रहे थे, कि एक इमेज है तो उसके हमने कहा ओके इसको पार्टीशन कर दो, दैट इज व्हाट पार्टीशन मींस, आपने बिग लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर चीजों को पैरेलल में ब्रेक किया, पार्टीशनिंग। ये तो ये वो पार्टीशन पोर्शन है विच कैन यू कैन वर्क ऑन देम इन पैरेलल। जैसे इमेज के 4 हिस्से हैं और चारों पे आपने सिमिलर काम करने थे, तो दे हैव बीन ब्रोकन। जैसे अभी आपने ओपन एमपी में भी ये काम किया कि 4 कोर्स के लिए आपने उसके 4 हिस्से बना दिए पैरेलल कह के, और जब पैरेलल फॉर कहा तो फॉर लूप ने जो अगला अरे या इमेज था उसके इस तरह लेट्स से रो वाइज पार्टीशन कर दिया। ये वो पार्टीशनिंग है, प्रॉब्लम की पार्टीशनिंग की आपने, हमें इसकी जरूरत है। इसमें पार्टीशन ऐसे पीसेस होने चाहिए विच कैन वर्क इन पैरेलल इन जनरल, और अगर कहीं कहीं उन्हें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़े, जैसे हम बैरियर और ये चीजें करते हैं, they can do some synchronization, but most of the time they will be working in parallel to speed up things. तो ये पार्टीशन प्रॉब्लम को किया पहले एक स्टेज, फिर आपने हर पीस को, जैसे हमने कहा था एमपीआई में भी और ओपन एमपी भी, हर पीस को फिर हमने कहा अब हम सीक्वेंशियली चला रहे हैं। जैसे मैंने एमपीआई में कहा था, सपोज आपके जो ईच नोड है उसमें एक सीपीयू है या एक कोर है, ओके,
आपने बिग लेवल पे ब्रेक कर दिया, यहां पैरेललिज्म एक्वायर कर लिया, हर एक ने अलग सिक्वेंशियली चलाना है, लेकिन अब ये स्ट्रीम्स हर एक की अलग अलग फ्लो कर रही हैं, हर केस में ये स्ट्रीम्स फ्लो कर रही हैं, और ये इंस्ट्रक्शन जबकि ये तो सीक्वेंशियल है, लेकिन चारों सीक्वेंशियल स्ट्रीम्स एक साथ चलने की वजह से ये पैरेलल में काम कर रही हैं। तो आपका स्पीड 4 टाइम्स, अगर 4 प्रोसेसर थे तो आपका सेम प्रॉब्लम 4 इंस्ट्रक्शंस एट 1 टाइम अब प्रोसेस हो रहे हैं, तो आपकी स्पीड 4 टाइम्स हो गई आइडियली। हमेशा इट्स नॉट आइडियल, कुछ और चीजें सिंक्रोनाइजेशन और दूसरी रीजन से इट इज नॉट exact 4 times in practical system, maybe 3.5 times, 3 times, but anyway in the order of 4. और 8 लगाएंगे तो order of 8, 16, 32, 64, that is what parallel people tried to achieve. जो क्यूडा वाले थे they went to extreme, उन्होंने इन CPUs को बहुत simplified डेडिकेटेड डेटा पैरेलल के लिए बनाया, स्मॉल, और ऐसे थ्रेड्स बहुत सारे जनरेट कर लिए, यानी उनका वॉल्यूम 4 या 8 मल्टी कोर की तरह नहीं था, उनके हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में ये प्रोसेसिंग प्लेसेस थी, और उनके पास ये थ्रेड्स, जिसको हम थ्रेड कहते थे, जहाँ पे ये आना है इंस्ट्रक्शंस को, दे कुड ट्रीट वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ सच थिंग्स। इसलिए उसमें हमने मैपिंग इस लेवल की नहीं की कि हम इसको 4 हिस्से करते, हमने इतनी मैपिंग की कि इसका हर इंस्ट्रक्शन को एक पैरेलल उसमें ले गई, हर डेटा पर एक थ्रेड मैप कर दिया। इफ यू रिकॉल, हमारी वहां मैपिंग थी कि हमारा हर अरे का इंडेक्स एक थ्रेड से प्रोसेस हो रहा है, अय्याशी कि वी हैड सो मेनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, तो हमने वहां पर इस लेवल का पैरेललिज्म डाला हुआ है, मगर वो डेटा लेवल का स्मार्ट पैरेललिज्म है। ओके, तो अब जब हमें आर्किटेक्चर सीखनी है, जो हमने अभी वॉन नॉर्मन मॉडल से देखा और फिर अपने इन डायग्राम से समझा, तो वॉन नॉर्मन मॉडल, ये जो आपने सीखा है पुराना सिंस एवर जो था मौजूद, इसके 3 हिस्से हमें नजर आते हैं मेन इस मॉडल में। ये एक प्रोसेसर है, जो सीपीयू की बात हमने सीखी, एक मेमोरी थी ऊपर से जहां से इंस्ट्रक्शंस और डेटा आ रहे थे, और एक चीज जो वहां हमने इतनी हाईलाइट नहीं की और अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, वो ये थे कि डेटा पाथ, कि आपने जब ये चीजें प्रोसेस करनी है और इन्हें कनेक्ट करना है प्रोसेसर और मेमोरी को, तो अमूमन हम अभी एक बस से कनेक्ट करते हैं सिक्वेंशियली। डेटा पाथ इज द बस, कि एक बस है जिसपे मेमोरी से डेटा ट्रेवल करके प्रोसेसर के पास आता है, और फिर इसी तरह एक और बस होती है, एक सिस्टम बस है जिसपे दोनों कनेक्टेड होते हैं, और फिर ऐसी और बसेस हैं जो आपके पेरिफेरल कनेक्ट करती हैं ब्रिज के बाद। तो इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, जो सीक्वेंशियल सिस्टम जिनको हम जानते हैं उसमें एक बस की शक्ल में वो मौजूद होता है। देयर आर सो मेनी पैरेलल लाइंस। बस एक सिंगल चीज है, मगर उसके अंदर मल्टीपल लाइंस ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो एक लिहाज से इवन ओल्डर सिस्टम में जो बस थी, सिंगल बस, शेयर्ड सिंगल बस, वो भी एटलीस्ट बिट लेवल पे वो पैरेलल है, ओल्ड सिक्वेंशियल सिस्टम जिनको हम कहते रहे। ठीक है, तो ये है डेटा पाथ, कि इनमें डेटा को एक्सचेंज करने के लिए किसी इंटरकनेक्शन की जरूरत थी। तो ये है, हम देखेंगे कि ये 3 मेजर हिस्से ही हैं जिन पे हम फोकस करके इनको कोशिश करेंगे कि सीक्वेंशियल के ये 3 जो पार्ट्स हैं, किस तरह हम ईच वन ऑफ देम को पैरेलल आर्किटेक्चर्स के लिए इम्प्रूव करें और उनको पैरेलल बनाएं और उनसे स्पीड का गेन लें। ये हमारा इसमें वो है। ठीक है, तो ये हमें इसमें प्रोसेसर, मेमोरी और ये डेटा पाथ की नीड है कि हम इनको अब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्कीम ऑफ थिंग क्या है कि हम इनको बारी बारी लेंगे। पहले प्रोसेसर के आर्किटेक्चर्स देखेंगे कि प्रोसेसिंग लेवल पर पैरेललिज्म के क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे कर सकते हैं। फिर हम मेमोरी लेवल पे देखेंगे, और फिर इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स देखेंगे, कैसे वो पाथ्स पैरेलल के हमें दे सकते हैं इनकी कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए।
ये 3 बातें हमने बारी बारी सीखनी है। और ये तीनों चीजों को सीखने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये प्रोसेसर आर्किटेक्चर, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पैरेललिज्म में हमेशा 2 डोमेन होंगी, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। तो हम प्रोसेसर की पैरेलल आर्किटेक्चर्स को सीखने के लिए we will start with the implicit and then later learn explicit. तो अब हम कह रहे हैं implicit architecture for the processors. अब implicit parallel architectures के features, ये implicit parallel architectures के क्या feature होते हैं, यानी किस तरह ये explicit से मैंने broadly तो आपको बता ही दिया था, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक लिस्टेड डिफरेंसेस में देखेंगे। इम्प्लिसिट पैरेललिज्म की आर्किटेक्चर्स के ये 3 फीचर होंगे, जिस तरह मैंने आपको भी समझाया कि इसके अंदर जो पैरेललिज्म है ये प्रोसेसर चिप के लेवल का है, क्योंकि ये जो ऑटोमेटेड पैरेललिज्म स्मॉलर लेवल पे वर्केबल है, और क्योंकि चिप लेवल पे जब लोगों ने पैरेललिज्म शुरू किया तो उन्होंने ये सिंपलर ऑप्शन लिया कि यार यूजर अभी इतने आदी नहीं है और उनको हम इसमें नहीं डालते, तो हम इंटरनली ही इसको ईदर कंपाइलर या हार्डवेयर में पैरेलल करेंगे। तो ये जो इम्प्लिसिट पैरेललिज्म है, इट हैज टू डील विद ए पैरेललिज्म व्हिच इज बिल्ट इनटू प्रोसेसर चिप्स। ये चिप लेवल है, मल्टीपल नोड्स या मल्टीपल कोर्स लेवल की चीज नहीं है। विद इन चिप आपने पैरेललिज्म करना है। अच्छा, विद इन ऑलराइट, विद इन चिप वाला पैरेललिज्म इसमें है। अच्छा, अब उसको करने के लिए उन्होंने दे स्टार्टेड, यहां से ये प्रोसेसर की आर्किटेक्चर असल में पहले प्योर सीक्वेंशियल थी। टाइम के साथ साथ उन्हें भी रियलाइज हो रहा था कि हमें पैरेलल करना है, तो उन्होंने जो पहले शुरू में मामलात स्टार्ट किए और उसमें जो चिप्स की कैटेगरीज सामने आई, हम वो सीखना चाहते हैं। तो ये चिप लेवल की है। अच्छा, क्योंकि ये चिप लेवल है और ये लो लेवल पैरेललिज्म को डालेगा, तो इसमें फाइन ग्रेन पैरेललिज्म है, यानी पैरेललिज्म के लेवल्स, ग्रेन से मुराद है जैसे और खाने की चीजों का ग्रेन होता है कि आप फाइन शुगर है या कोर्स ग्रेन है, इस तरह की यहाँ पर भी टर्म इस्तेमाल होती है कि अगर आप बहुत नीचे के लेवल के पैरेललिज्म पे जा रहे हैं तो वो फाइन ग्रेन है, फिर मीडियम ग्रेन, कोर्स ग्रेन, फाइन एंड कोर्स। जो ये था जो अभी हम देख रहे थे, ये देखिए ये भी पैरेललिज्म है, ये कि प्रॉब्लम के 4 हिस्से कर दिए, ये बड़े हायर लेवल का पैरेललिज्म है, तो ये कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म है, ठीक है। और फाइन ग्रेन पैरेललिज्म इंस्ट्रक्शन लेवल का, ये कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो थी इधर से इस प्रोग्राम से एक इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस आना था, आपने उसको 4 इंस्ट्रक्शन में कर, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, ठीक। ये तो फाइन ग्रेन पैरेललिज्म डालते हैं ये लोग जो चिप लेवल पे पैरेललिज्म देते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन लेवल ILP, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। और मैंने जैसे बताया था कि इनकी डिस्टिंग्विशिंग बात ही यही है कि ऑटोमेटिक पैरेललाइजिंग स्केड्यूलर इसमें बना हुआ होगा हार्डवेयर में या कंपाइलर में, प्रोग्रामर जो है वो सीक्वेंशियल कोड लिख रहा होगा और ये बेचारा जो स्केड्यूलर या कंपाइलर है वो उसको कन्वर्ट करके और इस चिप को देगा जो पैरेलल को एग्जीक्यूट कर सकती है। ये 3 इसके मेन फीचर्स हैं, इम्प्लिसिट, चिप लेवल, इंस्ट्रक्शन लेवल एंड ऑटोमेटिक पैरेललाइजिंग बिल्ट इन। ओके, अच्छा जी, अब हमने जो अच्छा इस पर हम आ जाते हैं आफ्टर सीइंग द स्ट्रक्चर। ये फिर आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें अभी आप इसको अगर लिस्टेड पॉइंट की शक्ल में देखोगे तो दे मे नॉट मेक सेंस, as soon as we look at the diagram and its example you come back and we read that and it's so obvious. इस स्टेज पे it may not be obvious, तो पहले मैं आपको इसकी चीज समझा देता हूं कि इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में
या ये जो हमने कहा इम्प्लिसिट पैरेललिज्म आर्किटेक्चर्स में हम 3 किस्म की आर्किटेक्चर्स को देखेंगे। विथ टाइम बहुत वैरायटीज आती रही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट, पॉपुलर और नोन रही हैं फॉर मैनी इयर्स एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग सीक्वेंशियल में, दीज 3 आर वेरी वेल नोन आर्किटेक्चर्स, जो जहां जहां भी उनको पैरेलल या हाई स्पीड की जरूरत पड़ती रही है वो उसको चिप लेवल पे बिल्ड करते रहे, एंड टिल दिस दे आर वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्किटेक्चर्स। तो हमने इनको सिलेक्ट किया है कि चिप लेवल के अंदर मोस्ट सक्सेसफुल एंड करंटली नोन आर्किटेक्चर्स कौन सी हैं। इसके डिफरेंट नंबर्स और मॉडल्स के हिसाब से डिफरेंट मैन्युफैक्चर चीजें बनाते रहे हैं, लेकिन जो उसका मॉडल की स्ट्रक्चर है वो ये है। एक तो जब शुरू किया इन्होंने और अभी तक आज तक वो हर जगह हेल्प कर रहा है, एज इट इज पाइपलाइन, यानी आप पाइपलाइनिंग के जरिए से स्पीड अप करें चीजों को, तो पाइपलाइन प्रोसेसर। दूसरा जो वेल नोन आर्किटेक्चर, सुपर स्केलर प्रोसेसर। और तीसरा वेल नोन आर्किटेक्चर इवन वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड, VLIW प्रोसेसर। तो हम ये 3 तरह के प्रोसेसर्स या चिप्स देखेंगे कि ये किस तरह इंटरनली इन्होंने ये फैसिलिटी को बिल्ड किया है और प्रोवाइड किया है इन द चिप, और इससे स्पीड अप हासिल किया। अच्छा जी, अब पाइपलाइन, have you some exposure of pipelining earlier somewhere in No, sir. maybe some other course or some other place? No, sir. नहीं, no, yes, maybe, No, sir. नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बोले, मुझे आवाज तुम्हारी। पहले हमने पाइपलाइनिंग से आप लोगों को कहीं डील नहीं हुआ, ठीक है? Yes, sir. ओके, ऑलराइट। आप ये जरूर मुझे इनपुट देते रहें ताकि फिर हम अपने उसको डिस्क्रिप्शन को उस तरह मोल्ड करेंगे ना कि उस किस लेवल तक हम उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है? प्लीज कीप टेलिंग Okay, मी sir. दैट। ओके, Okay. अच्छा जी, पाइपलाइनिंग को पहले हम बड़े प्रैक्टिकल आम जिंदगी से देखना शुरू करते हैं, फिर हम यहाँ देखेंगे कि चिप वालों ने इनफैक्ट इट लुक्स लाइक कि दिस चिप पीपल गॉट द आल्सो आइडिया प्रोबेबली, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में तो लोगों ने पहले इस्तेमाल किया है, तो लोग इस तरह इन डिजाइनर ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। का many places, one well known place, कार असेंबली लाइन, ठीक है? वहां पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा वेल इनग्रेन्ड है, और बहुत सारी इंडस्ट्रियल चीजों के बिल्ट हो, एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन, and many places. Once this concept got successful, I think everybody has adopted it. और वो क्या था कि जैसे कार आपने बनानी थी, तो जो पहले आप करते थे, या आप यहाँ कार, पहली कार ये आपने बनानी है, ये किसी ये इंडस्ट्रियल सेटअप है कार मैन्युफैक्चरिंग का, उसने प्लान किया है कि ये प्लान है कि मैंने कार नंबर 1 बनानी है, कार नंबर 2 बनानी है, लेट्स से इसने से 10 कार या 100 कार्स जो भी बनानी है, ओके, कार 10 एक दिन में सपोज में 10 बनानी थी, जो भी। तो ये करता है कि यहाँ पर ये सारी ये सीक्वेंशियल प्रोसेसर वाली बात, नॉन पाइपलाइन जो होता था, करते थे ऐसे कि यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज हैं जो कार बनाने की है, चैसे के असेंबली है, उसके ऊपर पेंटिंग का है, आपने इंजन इंस्टॉलेशन है, आपने डोर इंस्टॉलेशन है, यानी आपने ये सारी फैसिलिटीज यहाँ बनाई हुई हैं जो यहाँ मौजूद हैं। पहली कार बनने के लिए काम शुरू हुआ, और यहाँ सब लोग भी हैं, मौजूद है, सब लोग काम जो चाहते हैं। तो ये कार आई, इसका काम था, इसके पास चली गई, इसने किया, फिर
ये वाला काम था इसने कर दिया, फिर इसके काम की जरूरत पड़ी, फिर इसके ये मशीन पे चले गए, ये मशीन पे, तो ये कार आई हुई है, यहाँ वर्क हो रहा है इस पे, ये कंप्लीट हो गया आखिर में, लेट्स से ये कोई आखिरी स्टेप था और ये कार इससे बाहर निकल गई। एक कार कंप्लीट हो गई बाय ऑल दीज फैसिलिटीज व्हिच वर देयर एंड वेल डन। अब आपने कहा ओके, ये एक कार निकल आई है बाहर, कार 1, तो आपने कहा ओके नाउ यू पुश इन द स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग कार 2। कार 2 के काम शुरू हो गया सारे, यही सारे चीजें यूज की। ये आपका नॉन पाइपलाइन सिक्वेंशियल वे ऑफ डूइंग थिंग था जो आप कर रहे थे। पाइपलाइन में वालों ने ये कहा कि इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये हो रहा था कि ये वाली मशीनें और फैसिलिटीज और पीपल, जब इस हिस्से में कुछ काम हो रहा है तो ये वेस्ट जा रहे हैं, जब ये वाला बंदा या मशीन पे काम हो रहा है तो ये खाली पड़े। तो दैट वाज अ बिग वेस्ट ऑफ थिंग्स, पीपल नॉट रियलाइजिंग। दे सेड कि यार हम ये क्यों ना करें कि इस पूरी चीज को एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ डिफाइंड ऑपरेशंस एंड फैसिलिटीज में ब्रेक, रिसोर्सेज में ब्रेक कर दे। ये उन्होंने कहा। उन्होंने इस पे थोड़ा काम करना पड़ा, ये मेहनत है कि आप इस काम को स्टेजेस में ब्रेक करें, उस स्टेजेस की फैसिलिटीज और पीपल उस जगह हों जहां पर वो काम होना है मौजूद हो, और इन्हें आपने लॉजिकली सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर किया हुआ हो, ये आखिरी, और यहां से ये बाहर निकल गया। ये अब ये वाला सारा काम जो था एक बिग बॉक्स, इसको उन्होंने स्मॉल सिक्वेंशियल बॉक्सेस जिसमें रिसोर्सेज एंड पीपल मौजूद है उस काम के लिए। लेट्स से जो प्रोसेस में आपका वर्क फ्लो में, वर्क फ्लो 1 एक्टिविटी है, जो भी सबसे पहले वाली कि आपने कोई चैसी पे काम करना है, चैसी बिल्ड करनी है, फिर कोई बॉडी बिल्ड करनी है वर्क फ्लो 2, फिर कोई पेंट करना है वर्क फ्लो में 3 हो गया, और ऐसे ही तो इंजन इंस्टॉलेशन करनी है मेरी, और इस तरह वर्क फ्लो जो भी है। अगर ये काम को हम कहते के स्टेजेस का काम है तो W1 से WK स्टेज। तो अब क्या होगा, अब ये जब पहले तो पहली कार बिल्ड करने के लिए काम शुरू होगा, ये उसका फेज 1 या स्टेज 1, ये स्टेजेस है, स्टेज 1 में काम हो रहा है इस कार का। अच्छा, अभी शुरू में पुरानी सिचुएशन है जो सीक्वेंस ये थी नॉन पाइपलाइन कि ये सारे खाली पड़े हुए हैं, अभी शुरू में जो फिल हो रही है पाइप, तो ये वाकई वेस्ट जा रहे हैं अभी कुछ नहीं। जैसे ही इसका ये स्टेज 1 का काम पूरा हुआ, ये कार अब इस जगह आ गई, कार 1 यहां थी, तो कार 1 अब यहां आ गई, लेट्स से कार 1। इस टाइम में उन्होंने कहा कि हाउ अबाउट फीडिंग कार 2 हियर, कार 2 को इस काम पे शुरू कर दें कि उसका पहले स्टेज का काम यहां शुरू हो जाए और कार 1 का काम अब फेज 2 का हो रहा। अच्छा, ये हो गया। उससे अगले स्टेप पे उन्होंने कहा ओके, अब हम, क्योंकि ये कार इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये इस फेज में शिफ्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट उन्होंने कहा यहाँ कार 1 का काम अब आगे चली गई है, यहाँ कार 2 का काम अब हो रहा होगा, तो अब हम कार 3 का ये वाला काम यहाँ शुरू कर दें, और ऐसे ही करते हुए एक स्टेज पे पूरी फिल हो जाएगी आपकी। उस वक्त तक कुछ हिस्से वेस्ट जा रहे थे, लेकिन जब एक दफा ये पाइप फिल हो गया, जो कि बड़ा जल्दी से फिल हो जाएगा क्योंकि इस पाइप का साइज बहुत बड़ा नहीं है, ये कोई 4, 5, 6, 8 स्टेप्स स्टेजेस हैं, जबकि कारें जो आपने बनानी है वो तो हंड्रेड्स ऑफ कार्स बनानी है। तो ये जो शुरू का वेस्ट है विच इज स्पेंट इन फिलिंग ऑफ द पाइप, ये थोड़ा सा है कंपेयर टू 1000, इट इज मे बी 8 और 6 और 10, नेग्लिजिबल। इसलिए कई दफा हम इसका जिक्र ना भी करें, जब कम नंबर हो तो शायद इट इज वर्थवाइल टू से कि यार 5 कार्स बनानी थी और ये डिले ऑफ 5 स्टेजेस कुछ मैटर करता होगा, लेकिन अगर 1000 कार बनानी थी तो जब पाइप फिल हो जाएगा तो ये मसला खत्म हो जाएगा। फिल होने के वक्त क्या होगा कि एक स्टेज आएगा कि यहाँ पे फाइनल स्टेज पे कार 1 है, इसके पीछे कार 2 चली आ रही है,
इसके पीछे कार 3 मौजूद है, और मे बी अगर हम ये सारे करें तो के स्टेजेस था, तो कार के यहाँ पे काम कर रही है, जो लास्ट फिल होने के बाद, फिर तो आगे के आगे तो फिल ही रहेगा। अब यह है कि इसका कोई पोर्शन जाया नहीं जा रहा, एक वक्त में के कार्स पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। ये काम पहले एक कार आती थी और पूरे उससे गुजर के जब निकलती थी तब दूसरी कार एंटर होती थी। अब ये हो रहा है कि एक वक्त में हर स्टेज पर एक कार है, और के कार्स, अगर ये के स्टेज है, एक साथ के कार्स पे काम हो रहा है। तो हम इस तरह से हम चाह रहे हैं, अगर के स्टेज की पाइपलाइन हो तो हमारा स्पीड अप के टाइम्स हो जाएगा, और ये स्पीड अप पाइपलाइनिंग या ओवरलैप की वजह से है। ओके, कार असेंबली लाइन के पाइपलाइनिंग को तो आपने देख लिया। ओके, यू आर ओके विद इट? एनी क्वेश्चन अबाउट इट? नो क्वेश्चन? ऑलराइट। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि यार अगर हमने वो देख लिया है तो लेट्स गेट टू अवर बिजनेस ऑफ दिस पाइपलाइनिंग इन आवर प्रोसेसिंग डोमेन। इस इन्हीं बातों को, इसी आइडिया को हम ट्रांसलेट करेंगे पाइपलाइन जो हमारे प्रोसेसर के चिप में बिल्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट को करते हैं उसको। अच्छा, उसके लिए पहले तो हम थोड़ा सा अब इसको कंप्यूटर या डिजिटल लॉजिक की शक्ल में हल्का सा इसको देख लेते हैं, इन्हीं बातों को ट्रांसलेट करके। अब ये होगा कि आपने कोई एक इंस्ट्रक्शन आई है और उस इंस्ट्रक्शन पर आपने कुछ काम करने हैं, तो पहले आप देखोगे कि इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शंस पे जब प्रोग्राम रन करते हैं उस पर क्या क्या काम होते हैं। आप उस इंस्ट्रक्शन के, जैसे गाड़ी के आपने कामों को ब्रेकअप किया, तो आप लॉजिकली ब्रेकअप करोगे कि जब मेरी एक इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंशियल आई थी तो उस पर क्या क्या काम हुए थे। अभी हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को भी देखा है। तो एक पीपल ब्रेक इट इन मल्टीपल वेज, 3 या 5 या किस लेवल पर आप ब्रेक करते। हम एक सिंपल 5 वे एक इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस होने में क्या इन्वॉल्व है उसको देखते हैं। पहले स्टेज पर आपका एक काम होता है, एक चलो इंस्ट्रक्शन या डेटा, हम पहले वो आर्किटेक्चर डायग्राम बना लें, फिर ये वाला इंस्ट्रक्शन के ब्रेकअप। कोई भी काम, हाँ वो इंस्ट्रक्शन है या डेटा है, जब हम पैरेललिज्म आपके इन सिस्टम में करेंगे कंप्यूटर के, तो हम पैरेललिज्म से मुराद इम्प्लीमेंटेशन वाइज ये काम कर रहे होंगे। हम ये देखें कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है हमारे सिस्टम। पहले इम्प्लीमेंटेशन वाइज देख लें और फिर हम इंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इसमें पाइपलाइन का मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, यानी हार्डवेयर में या चिप में जब हम कहते हैं हम पाइपलाइन कर लेंगे, हाउ वुड दैट वर्क, ये हमें देखना है। तो उसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं उसी तरह। अब मैं कहता हूं ये मेरा लास्ट स्टेज है, इस पे ये काम हो रहा है, और इधर मेरी फाइनल आउटपुट निकल रही है, इधर मेरी इनपुट एंटर हो रही है जो इसमें आती है, और यहां पर हमारी, अगर मेरा ये एक मैं ये कर लेता हूं कि जब मैं पाइपलाइन नहीं कर रहा था तो मैं ये कर रहा था, जैसे मैंने कार की एग्जांपल दी कि एक बहुत बड़ा सा ये था, ये एरिया ऑफ सीपीयू वगैरह, प्रोग्रामिंग का, सीपीयू का जो भी, इस एरिया में जो सारे रिसोर्सेज थे सीपीयू में, ये इसके कोई रजिस्टर्स हैं, कोई एएलयू है, और इसके बस है, और सारे मामले, ये सारे रिसोर्सेज, मैं एक इसको कोई काम बताता था, ये इस पे बिजी होता था, जब ये पूरा कर लेता था और वो काम खत्म हो जाता था, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट डेटा या नेक्स्ट काम देता था। इंस्ट्रक्शन वन बाय वन और डेटा वाइज वन बाय वन इसको देता था और ये करता था। ये कार को, जैसे हमने पहले एक बॉक्स में कहा था कि एक काम दिया कार बनाओ, और वो
ये चीजें यहाँ पे आपके कनेक्टेड, पूरी लॉजिक ऐसे, ये आपके डिजिटल लॉजिक में इस तरह के गेट्स, ट्रांसिस्टर्स, काउंटर्स ये लगे हुए हैं, लैचेस, ये आपस में कनेक्टेड हैं हार्डवेयर में, और ये आपकी चीज आई, इस सारों ने इसको प्रोसेस किया, आउटपुट निकल गई, तो फिर आपने दूसरी फीड कर दी इंस्ट्रक्शन। ये अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम अपने काम को ब्रेक करें पाइपलाइन की तरह, कि जो सारे काम हैं उन्हें ब्रेक करें, उन्हें किसी एक ऑर्डर में डालें, और कामों को स्टेजेस में प्रोसेस करना मुमकिन हो कि हर स्टेज अपनी अपनी जगह काम कर सके। तो अब हमने ये उसके स्टेजेस बना दिए। यहां पे हमने ये एक चीज जो आपके डीएलडी में आप लोग फेमिलियर हो गए, लैच, फ्लिप फ्लॉप्स जैसे होते हैं, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को अगर एक ग्रुप करके हम उसको लैच का नाम दे देते हैं। फ्लिप फ्लॉप ये होता है कि कोई भी डेटा, फ्लिप फ्लॉप यहाँ कोई एक जो भी डेटा होता है इनपुट पे, इनपुट डेटा, आउटपुट क्यू, मैं एक सिंपल सा फ्लिप फ्लॉप बना रहा हूँ ये, और इसको जब आप कहते हैं ओके एनेबल या लैच, ये एनेबल या लैच कमांड देते हैं, तो जो भी डी पे चीज होती है वो क्यू पे लैच हो जाती है। उसके बाद अगर ये कमांड हट जाए तो डी पे चेंजेस आते रहे हैं, तो जो डाटा इस पे है वो लैच रहता है। ये सिंगल फ्लिप फ्लॉप पे भी ये स्टोर ऑफ डाटा या लैच ऑफ डाटा होता है। अगर आपके ज्यादा लाइंस है, 8 बिट डाटा है, तो आप 8 फ्लिप फ्लॉप्स को भी एक साथ ये लैच का ऑर्डर दे सकते हो, और 8 बिट डाटा जैसे D0, D1 और इधर से Q0, Q1 से लेकर Q8 तक, तो आप इस तरह Q7 तक आप 8 बिट डाटा को एक साथ लैच कर सकते हो जब आप कहोगे कि लैच। अच्छा, जब आप लैच कहोगे उस वक्त जो यहाँ डाटा है वो इधर ट्रांसफर होता है, लेकिन उसके बाद अगर इधर डाटा चेंज हो रहा है तो ये डाटा जो ट्रांसफर हो गया है ये लैच रहेगा टिल द टाइम आप दोबारा कहो कि ओके अपडेट लैच, नया डाटा को लैच करो। ये लैच का वर्ड इस्तेमाल होता है पैरेलल में डाटा को कैप्चर करना। जैसे हम एक पिक्चर ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, तो डाटा की पिक्चर फिर वो स्टे करती है फॉर सम टाइम जब तक आप दोबारा ना कहें। तो हम इस तरह के लैचेस में अपने वर्क के स्टेजेस को ब्रेक कर देते हैं। अब ये सारी एक कंटिन्यूस लॉजिक के इसमें एक चीज डाली हुई, सारों में प्रोसेस हुई और फिर बाहर निकली, उसकी जगह यहां पर आपके ये प्रोसेसिंग की चीजें जैसे गेट और कोई ट्रांसिस्टर्स और कोई एक्सक्लूसिव और इस तरह काउंटर्स, शिफ्ट, जो भी कुछ है, यहाँ आपके वो काम जो वर्कर कर रहा होता थे एक स्टेज के, ये लोग काम कर रहे हैं। इनके पास जो भी ये लैच इनिशियल डाटा लैच होकर आया है ये उस पर काम कर रहे हैं। अब ये अगली लैच है नेक्स्ट स्टेज की, उस पर ये आउटपुट इनकी जा रही है, मगर अगर आपने डाटा को लैच कमांड नहीं दी तो अगला स्टेज डिस्टर्ब नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि अगला स्टेज डिस्टर्ब ना हो, वहां उसकी अपनी कोई लॉजिक लगी हुई है, जो भी गेट्स हैं, सीपीयू है, व्हाटएवर प्रोसेसिंग हो रही है, ये अपना इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है उस डाटा पे जो पिछली दफा इसके पास लैच होके आ गया था बिकॉज ऑफ दिस लैच, ये उस पर काम कर रहा है। इसी तरह ये वाला स्टेज जो प्रीवियस डाटा था उसके ऊपर ये अपना काम कर रहा है। तो अब ये पाइपलाइन की तरह हर स्टेज के लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ऑन व्हाटएवर दे वर फेड, और जो उनके कामों की प्रेजेंट आउटपुट है वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही बिकॉज इस लैच ने उनको अलहदा किया हुआ है। तो हर एक अपने जो चीज उसको पिछली दी गई थी उस पे पैरेलल में इंडिपेंडेंट काम कर सकता है। दिस इज द पाइपलाइन ऑफ आवर कंप्यूटर और प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के। आपने उसके स्टेजेस डिफाइन किए, ये इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है कि ये स्टेजेस तकरीबन बराबर साइज के, जनरली बराबर साइज के हों, क्योंकि आपकी स्पीड जो होगी स्लो स्टेज डिफाइन करेगा, तो आप इक्वल साइज में स्टेजेस को ब्रेक करते हैं जिस पे काम करना पड़ता है आपको, मगर जनरली हम अचीव कर लेते हैं ये काम। फिर इन तमाम लैचेस पर ये एक कॉमन
लैचिंग की या क्लॉक की एप्लीकेशन होती है। ये इसको हम ये पाइपलाइन के स्टेज को अप करने के लिए जो हम करेंगे, क्लॉक, स्टेज क्लॉक इसको कह लेते हैं। यहाँ जो क्लॉक अप्लाई होगा वो जब हम चाहेंगे कि ये एक स्टेजेस को नया डाटा अपलोड कर दें, यानी अब वो काम हो गया है कि सबने अपना अपना काम कर लिया है, अब ये क्लॉक अप्लाई करेंगे तो डाटा ट्रांसफर हो जाएगा हर लैच पे। ये तमाम लैच पे ये क्लॉक है और ये क्लॉक स्टेज को एक्टिवेट करने का, क्लॉक फॉर स्टेजेस, स्टेज अपडेट, क्लॉक फॉर स्टेज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और इस क्लॉक को अगर हम टाइम वाइज कहें तो हम टी स्टेज कहेंगे, यानी इस क्लॉक का जो टाइम पीरियड है, जितनी देर बाद ये अपीयर होती है, उसको हम टी स्टेज कहते हैं, टी स्टेज के बाद। अच्छा, ये हम कह रहे हैं ओके, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेज का गैप टाइम पीरियड है, ये जरूरी नहीं है कि इस क्लॉक का रेट वही हो जो आपके सिस्टम में सीपीयू का जो क्लॉक रेट होता है। ठीक है, यानी आपकी ये चीजें जिस क्लॉक रेट पे काम कर रही हैं, इंटरनल आपका जो सीपीयू वगैरह, तो उसका क्लॉक हम क्लॉक, सिस्टम क्लॉक, ये क्लॉक फॉर द सिस्टम, क्लॉक फॉर द सिस्टम, सिस्टम क्लॉक है। और इसके लिए टाइम के लिए हम कह देते हैं टी क्लॉक। तो क्लॉक का आम वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो सीपीयू वाले क्लॉक के लिए करते हैं। ये हर स्टेज सिंगल क्लॉक के गैप पे भी काम कर सकता है, वरना एक स्टेज में रिक्वायर 2 क्लॉक्स, आमतौर पे 2-3 क्लॉक के साइज का स्टेज होता है। तो बताने का मतलब यह है कि क्लॉक का रेट फॉर ए स्टेज कैन बी डिफरेंट देन जो आपका सिस्टम का रेट है, जो सीपीयू का क्लॉक होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको अमूमन टी, इसके टाइम को टी स्टेज कहते हैं। स्टेज का टाइम, हर स्टेज से डाटा ट्रांसफर का टाइम क्या है, इसके लिए टी स्टेज का याद करेंगे, और इसके लिए हम कहेंगे टी क्लॉक, सिस्टम क्लॉक, ये सीपीयू वाले। इन दो को हम डिस्टिंग्विश करते हुए इस काम को करेंगे। तो अब हमारा हार्डवेयर ये बन गया, ये हमारे स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस की तादाद अक्सर हम के लेंगे, तो ये के स्टेजेस हैं। हर स्टेज मल्टीपल क्लॉक्स के वो है, तो हम ये कह सकेंगे कि हमारा टी स्टेज इज इक्वल टू, एक स्टेज का जो टाइम पीरियड है, इट इज मे बी मल्टीपल टाइम्स आर ऑफ टी क्लॉक। यानी एक स्टेज टाइम कैन बी 2 क्लॉक टाइम और 3 क्लॉक टाइम और समथिंग लाइक। तो ये आर वो है, ये हमारे इसमें। और इसको अगर हम और लिखें तो हम कह सकते हैं आर बाय क्लॉक रेट, जो हमारा सिस्टम क्लॉक रेट है, आर बाय क्लॉक रेट प्रोसेसर का, ये प्रोसेसर क्लॉक रेट। ठीक है, तो इट कैन बी मल्टीपल, हर स्टेज का डिले मल्टीपल क्लॉक्स के बराबर हो सकता है। और ये इस तरह अब इंडिपेंडेंटली काम, जैसे अब होता है ये इस हिस्से में काम हो रहा है, तो ये एक पाइपलाइन हमने हार्डवेयर में बना ली, जस्ट बिकॉज हमारे पास ये लैचेस थे जो हर एक के काम को अलहदा कर रहे हैं। इन लैचेस को हम एक साथ यहां कमांड देते कि ओके टाइम अप, नेक्स्ट, तो हर एक नेक्स्ट इनपुट पे काम शुरू कर देगा और पिछली चीज आउटपुट पे चली जाएगी, वो यहां से फीड हो रही है ये। और बाकी सिस्टम के क्लॉक और रिसोर्सेज और सब इस्तेमाल हो रहे हैं, और एक ही हार्डवेयर में पाइपलाइन बन गई। अब हम इस पाइपलाइन से कैसे स्पीड अप हासिल करते हैं वो हम नेक्स्ट अपने
क्लास में देखेंगे। हमारा अभी का टाइम पूरा हो गया। एनी क्वेश्चन अबाउट इट, अबाउट दिस कि हार्डवेयर में हमने पाइपलाइन लाइक कार की पाइपलाइन के जो बनाई है वो कैसे बनाई है, और इसके बारे में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस प्लीज? ओके, हम इसी डिस्कशन को अपनी नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे और देन वी विल, आपके क्वेश्चन हो तो उस वक्त भी हम ले लेंगे दोबारा। आप बाय दैट टाइम आप इसको देख सकते हो। ये चीजें आपकी रेफरेंस बुक्स में भी हैं, अदरवाइज भी अवेलेबल होती हैं, मगर आई वुड सजेस्ट पहले आप यहाँ से सीखें, अपनी रेफरेंस बुक्स पे जाएं और उसके बाद फिर और नेट और दूसरी चीजों को भी देख सकते हैं। ऑल राइट, अल्लाह हाफिज। ओके सर।